आजकल तुमने सोशल मीडिया को अगर क्वाइटली ऑब्जर्व किया होगा ना, तो एक पैटर्न तुम्हें पक्का देखने को मिला होगा। इंडियन के लिए रेसिज्म। Flood of racist comments mocking the victims of the Air India plane crash swept across social media. A racist social media trend targeting India. ये अब कोई रेयर चीज नहीं रह गई है। स्मेल लाइक करी, डर्टी कंट्री, अनसिविलाइज्ड पीपल, पहले ये वर्ल्ड इंसल्ट के लिए यूज होते थे, फिर ये जोक्स बन गए, और अब तो इन्हें अटेंशन ग्रैब करने के लिए एज ए टूल यूज किया जा रहा है। और सबसे फनी बात पता है क्या है? हम एज ए इंडियन इनको इतनी बार सुन चुके हैं कि अब हमें ये नॉर्मल लगने लग गया है कि हाँ भाई अब तो ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, आखिर क्यों? हुआ क्या है? इंडियंस ने ऐसा किया क्या है कि सारी दुनिया के लोग इंडिया को 2-3 वर्ड्स में स्टीरियोटाइप करने पर लग गए हैं? और तुम्हें पता है इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है? ये जजमेंट उन लोगों के मुंह से निकलता है जिन्होंने कभी इंडिया को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस ही नहीं करा। और उन लोगों के सामने जाकर के तुम पूछोगे ना इंडिया के लिए उनकी डिक्शनरी क्या है, तो जवाब आएगा करी, डर्टी, पॉल्यूशन, ओवर पॉपुलेटेड ट्रेन, बसेस, बस इतना ही। मतलब दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स देश बस ये 2-3 वर्ड में एक्सप्लेन हो जाता है। और जब इसी स्टीरियोटाइप का सामना रियलिटी से होता है तो रिजल्ट कुछ ऐसा निकलता है। अब यहाँ पर शॉकिंग बात ये नहीं है कि इंडिया में भी लग्जरी कार देखने को मिल जाती है। यहाँ पर मैडम के लिए शॉकिंग ये बात हो गई है कि वो जो इंडिया के बारे में पहले से सोच करके आई थी, उस सोच को इतना महंगा धक्का कैसे लग गया? क्योंकि हो सकता है इंडिया आने से पहले उन्होंने इंडिया को सिर्फ यूट्यूब पेज पर ही एक्सप्लोर किया हो। बस इतने सही फ्रेम में दुनिया की मोस्ट डाइवर्स कंट्री का आइडेंटिफिकेशन हो गया। और जब स्क्रीन रियलिटी की जगह ले लेती है ना, तो स्टीरियोटाइप भी अपना एक रिदम बना लेता है। फिर वो रियलिटी से नहीं चलता है, फिर वो एंगेजमेंट के पैटर्न से चलता है। चलो इस एंगेजमेंट के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ सालों में इंडिया का नाम ग्लोबल कन्वर्सेशन में बार बार हाईलाइट हुआ है। कभी इकोनॉमी के कारण, कभी टेक्नोलॉजी के कारण, कभी इमिग्रेशन के कारण। तो अक्सर लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जागी जाती है कि यार दिखता कैसा है ये इंडिया, है कैसा ये इंडिया, चलो एक्सप्लोर किया जाए। और आज की डेट में अगर किसी भी कंट्री को घर बैठे एक्सप्लोर करना हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट टूल कौन सा है? यूट्यूब। लेकिन यूट्यूब का एक सिंपल सा रूल है, अटेंशन इज इक्वल टू करेंसी। और अटेंशन हमेशा बैलेंस टाइप के कंटेंट से नहीं मिलती है। तुम खुद ही सोच करके देखो, अगर एक बंदा इंडिया में आकर के पॉजिटिव वीडियो बनाता है तो उसे मोस्टली इंडियन ही देखेंगे, वो भी कुछ परसेंटेज में, प्रो इंडियन टाइप। लेकिन अगर वही बंदा नेगेटिव वीडियो बनाता है तो पूरा ग्लोबल सेक्शन खुल जाता है। सारी दुनिया के लिए हो जाता है कि यार इंडिया जिसका नाम इतना सुना था वो ऐसा दिखता है। और फिर कमेंट सेक्शन में बारिश हो जाती है, करी, डर्टी, अनसिविलाइज्ड पीपल, मतलब दबा के अटेंशन। और अटेंशन इज इक्वल टू करेंसी। अब देखो यहीं पर एक छोटा सा डिस्टॉर्शन स्टार्ट होता है। क्रिएटर के पास प्रैक्टिकल चॉइसेस बची हैं क्या? ऑप्शन ए, इंडिया के लिए पॉजिटिव वीडियो बनाना और अपनी पूरी ट्रिप का खर्चा अपनी जेब से भरना। ऑप्शन बी, इंडिया के सिलेक्टिव फ्लॉस को हाईलाइट करना और अगली ट्रिप का खर्चा भी यूट्यूब से निकाल लेना। और जब क्रिएटर का गोल रियलिटी नहीं एंगेजमेंट होता है ना, तो फिर उसका कैमरा वही ढूंढता है जो प्रो कंसीव्ड इंडिया फ्रेम में फिट बैठे। This is the dirtiest river in the world. Located in India, the Ganges River is over 50 child on top of a literal mountain of trash. Behind me here is a pile of trash on the floor. यहाँ एक बहुत फेमस लाइन है, कैमरा नेवर लाइज। हाँ, कैमरा झूठ नहीं बोलता है, लेकिन कैमरा सब कुछ नहीं बोलता है। एक शहर में हंड्रेड्स ऑफ फ्रेम्स होते हैं, कहीं पर कुछ बन रहा होता है, कहीं पर कुछ बिगड़ रहा होता है, कहीं पर कुछ रिपेयर हो रहा होता है। लेकिन वीडियो में वही कैप्चर होता है जो ऑडियंस को शॉक दे सके, जो ऑडियंस को रोक सके, जो कमेंट सेक्शन को इग्नाइट कर सके। और शॉक दिखाना आसान हो जाता है जब क्रिएटर पहले से डिसाइड करके आया हो कि उसे दिखाना क्या है। I spoke too soon about how clean Indian trains are. Look at this. अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है कि ये बंदा इंडिया को अनसिविलाइज दिखा रहा है। हाँ भाई, कई जगहों पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन जब ये बंदा ऐसी हरकतें खुद करता है तो सडनली इसका कमेंट सेक्शन क्विर्की हो जाता है। और इन सब में आयरनी पता क्या है? मैंने इसके पूरे कमेंट सेक्शन को छान मारा, लेकिन कहीं पर भी मुझे स्मेल लाइक शूज, सिविक सेंस, मैनर्स, इन जैसा कोई कमेंट देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर यही हरकत कोई इंडियन करता तो पूरी दुनिया से लोग मैनर्स और सिविक सेंस की बारिश कर देते। वैसे यहाँ पर एक और आयरनी भी है। बाल्ड एंड बैंकरप्ट नाम का ये बंदा आज जो इंडिया को फ्रेम्स में डिवाइड करता फिरता है, उसने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत भी इंडिया से ही करी थी। They were Indian traffic cops.
and they were beautiful. Random flirty captions, weird glance. And just to see their smiles up close, maybe feel a slight hint of their breath on my skin. फीमेल ऑफिसर्स को ऑकवर्ड एंगल से दिखाना, तब ये सब फन हो गया। तब कोई इशू नहीं हुआ, तब कोई मैनर्स की बात नहीं करने लगा। और आज यही बंदा इंडिया के लिए आइडेंटिटी सेट कर रहा है और पूरी दुनिया बिना कॉन्टेक्स्ट को समझे इसी के लेंस से इंडिया को पढ़ने के लिए चले आती है। और जब एक क्रिएटर का लेंस वायरल हो जाता है ना, तो फिर हर क्रिएटर उस लेंस को अडेप्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो सेफ होता है, एल्गोरिदम फ्रेंडली होता है और प्रिडिक्टेबल होता है। और धीरे धीरे ये रिपीटेड सिलेक्टिव फ्रेम्स लोगों के लिए रियलिटी बनने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंडिया सिर्फ वही है जो उनकी फीड में बार बार आ रहा है। और फिर करी, डर्टी, अनसिविलाइज्ड ऐसे वर्ड्स नॉर्मल हो जाते हैं। और इन सबका रीजन क्या है? क्योंकि उनकी फीड में इंडिया का कभी अच्छा साइड आया ही नहीं। देखो, इंडिया के लिए हम हमेशा एक बात को इग्नोर कर देते हैं। इंडिया को जज करने का स्केल और इंडिया को अंडरस्टैंड करने का स्केल, ये दोनों कभी एक जैसे रहे नहीं है। आज हम 2025 के इंडिया को देखते हैं और कंपैरिजन करते हैं यूएस से, यूके जैसे देशों से। पर इंडिया की शुरुआत कहां से हुई थी, इस बारे में कोई बात नहीं करता। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था और आजादी के साथ ही पार्टीशन हो गया। और पार्टीशन के वक्त मिलियंस ऑफ लोग डिस्प्लेस हो गए, रेफ्यूजी सेटलमेंट कोलैप्स हो गया, कंट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्रैक हो गया, लॉ एंड ऑर्डर वो तो बचा ही नहीं। और बात करें इकोनॉमी की, तो ब्रिटिशर्स का रूल सिंपल था, डेवलपमेंट नहीं, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन करना है। Essentially, the British would buy raw materials such as cotton at dirt cheap rates, forcing Indian farmers into poverty. Then they would take that cotton to the UK, convert that cotton to cloth in their factories, and then force India to buy this cloth. मतलब इंडस्ट्रियल बेस हमारा नॉन एग्जिस्टेंट था, एग्रीकल्चर मानसून डिपेंड था और रिसोर्सेज प्रैक्टिकली खाली थे। और फिर इंडिया ने लिटरली नथिंग से शुरू करा। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, सिस्टम बनाना, लैंग्वेज के बीच में बैलेंस बनाना, कल्चर के डिफरेंस के बावजूद यूनिटी होल्ड करना, गरीबी और एजुकेशन के लिए संघर्ष करना। और आज इंडिया जो भी है ना, वो 78 ईयर्स के अंदर हुआ है। अब सोचो, 300 सालों की गुलामी, जीरो रिसोर्सेस, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजन बेस्ड टेंशन और ऊपर से ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल करो की विरासत। इन सब के बाद भी आज का इंडिया एग्जिस्ट कर रहा है। और फिर हम कंपेयर करते हैं यूएसए और यूके जैसे देशों से, जिन्हें ना गुलामी का बाइट्स हुआ, ना पॉपुलेशन का प्रेशर और ना ही लैंग्वेज का फ्रेगमेंटेशन। और उसके बावजूद भी आज उनकी कई कंट्रीज में हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। न्यूयॉर्क के बारे में एक ऐसी चीज जो कभी बताई नहीं जाती वीडियोस में, जब आप देखते हो, फिल्मों में देखते हो, कि ये शहर बहुत ज्यादा बदबू मारता है। नरक क्या होता है? ये है नरक। यहाँ पे हर बंदा नरक भोग रहा है। लोग बोलते हैं नरक मरने के बाद मिलता है, लेकिन नहीं, कुछ लोगों को नरक इसी धरती पे मिल जाता है। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि इंडिया परफेक्ट है, नहीं, बहुत जगहों पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। पर जब कॉन्टेस्ट का लेंस हट जाए ना, तो कंपैरिजन अनफेयर हो जाता है। और आज की डेट में इंडिया का स्ट्रगल किसी को दिखाई नहीं देता, बस रिजल्ट दिखाई देता है। लेकिन रियलिटी समझने के लिए लोगों को ग्राउंड लेवल पर देखना पड़ता है, और ग्राउंड लेवल पर कहानी कुछ अलग ही चल रही है। इंडिया का एक बड़ा हिस्सा आज भी सर्वाइवल मोड पे ऑपरेट कर रहा है। रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, ये सिर्फ कहावत नहीं है, मिलियंस ऑफ लोगों की डेली लाइफ है ये। और जब इंसान अपना कल नहीं सोच सकता, तो अपना फ्यूचर कैसे सोचेगा? और जो अपना फ्यूचर नहीं सोच सकता, वो देश का फ्यूचर कैसे सोचेगा? और पता है इस तबके की सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है? इन्हें दुनिया के स्टेरियोटाइप से फर्क ही नहीं पड़ता। इन्हें तो बस इस बात से फर्क पड़ता है कि इनका पड़ोसी इनके बारे में क्या बोल रहा है। देश की इमेज इन्हें हट करती नहीं है, पड़ोसी की ओपिनियन करती है। और यही वो डिफरेंस है जो एक कंट्री की ग्रोथ को स्लो कर देता है। और एजुकेशन का रोल देखो, एजुकेशन लोगों की सोच को एक्सपेंड करती है, पर जब सिस्टम का बेसिक स्ट्रगल ही हैवी हो, तो अवेयरनेस ऑप्शन बन जाती है। अब इस परिस्थिति में जितना नॉलेज कम होगा, उतना ही सर्वाइवल साइकिल टाइट होता जाता है। इसलिए इंडिया स्लो नहीं है, इंडिया ओवरलोडेड है। और इसका मतलब ये भी है कि इंडिया अभी भी स्ट्रगल फेज में ही चल रहा है। देखो यार, हर कंट्री के साथ ना कभी ऐसा हुआ है। हर कंट्री में डाउनफॉल आता है, फिर वो कंट्री सफर करती है और फिर शाइन करती है। लेकिन शाइन करने से पहले एक लंबा थका देने वाला इनविजिबल स्ट्रगल फेज आता है। इंडिया का डाउनफॉल 300 सालों तक चला है, सफरिंग का फेज कोई 8-10 सालों तक, फिर आया स्ट्रगल का फेज। इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत, सिस्टम बनाना, आइडेंटिटी रीबिल्ड करना, 1.4 बिलियन लोगों के लिए एक नैरेटिव में होल्ड करना, और वो शाइन, वो तो एंड के चैप्टर में आता है। हम तो बीच के चैप्टर में खड़े हैं। हर देश की कहानी में एक जनरेशन ऐसी होती है जो स्ट्रगल का भार उठाती है, ताकि अगली जनरेशन शाइन कर सके। और इसको तुम रियल लाइफ में भी देख सकते हो। एक हाउस, एक बिजनेस, एक करियर, सब सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। डाउनफॉल, सफर, स्ट्रगल, शाइन। डिफरेंस बस इतना है कि नॉर्मल लोगों की लाइफ में ये स्ट्रगल फेज बहुत छोटा होता है, लेकिन कंट्री के मामले में ये स्ट्रगल फेज डिकेड्स लेता है।
अब कोई कंट्री कितनी जल्दी शाइन करती है ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कितने लोग उस स्ट्रगल फेज में पार्टिसिपेट करते हैं और कितने लोग बस दूर खड़े होकर के रिजल्ट की डिमांड करते हैं। एक क्रांति तभी होती है जब एक जनरेशन अपने कंफर्ट से बाहर निकल करके नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान देती है। जिसके बस में हो वो साथ में चलता है और जिसके बस में नहीं है वो एटलीस्ट साथ में खड़ा रहता है। और इंडिया के मामले में ये क्रांति कलेक्टिव रूप से अभी तक आई नहीं है। और अगर तुम इस बात पे डाउट हो तो तुम ये सवाल खुद से पूछ सकते हो, आखिर तुमने इस कंट्री के लिए क्या स्ट्रगल किया है। देखो, इस वीडियो को बढ़ाने का मकसद किसी को डिफेंड करना या किसी को हेट करना या किसी को कन्विंस करना नहीं था, बस मिरर पकड़ाना था। स्ट्रगल फेज में पार्टिसिपेट करना या स्किप करना ये डिसीजन हर इंसान का पर्सनल होता है। बस एक चीज याद रखना, शाइन कोई शॉर्टकट नहीं है, एक इनहेरिटेड रिजल्ट होती है एक बहुत बड़े लंबे स्ट्रगल का। हम इंडियंस के अंदर ना एक बहुत गंदी आदत है, हम हर चीज को ना गवर्नमेंट पे ब्लेम करते हैं। मेघालय कहाँ है? इंडिया में। 4 साल पहले गया था मैं, भाई साहब उनकी रोड पे मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको, एक बार पन्नी तो ढूंढ के दिखाना, शर्म आ जाएगी। वहाँ ना संडे को पूरा कम्युनिटी एक वो करती है कि जो काफी एजिड 70-80 साल की बुढ़िया भी आप देखोगे रोड पे चल रही है, उनकी आदत बनी जैसे पन्नी टेकी आके जिम में डाल दी। भाई वहाँ तो सरकार उतना देती भी नहीं जितना हमें देती है, ये बात तो मानोगे आप। उनके पास हाईलाइट नहीं है बेचारों के पास, हमारी मीडिया उन्हें नहीं दिखाती। वो कैसे साफ है? क्योंकि तुम लोग साफ रहना नहीं चाहते।